नाटबिल हमारे लेखक लोग हैं, ये सभी इन सब विधाओं में भी अपनी आजमाइश कर चुके हैं। विनय जी ने कहानी लिखी है, उनकी एक कहानी प्रकाशित है, एक कहानी प्रकाशित होने वाली है। अजय जी कविताएं भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं। दुबे जी का लोक पे मुख्यतः काम है, लेकिन उनके तो तमाम विधाओं में काम है। शायद ही कोई विधा है जो उन्होंने छोड़ी हो। और आदरणीय उपाध्याय जी ने न सिर्फ कला परंपरा की इतिहास को लेके बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ललित निबंधों में उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 15 किताबें उनकी ललित निबंधों की। इसके अलावा कलाओं पे किताबें हैं, अनुदित किताबें हैं। तो इतने बड़े मनीषी लोग, कला मनीषी, कला साधक आज हमारे इस चर्चा में शामिल हैं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज ये मौका मुझे मिला है कि आपकी ओर से कुछ बातें मैं उनसे करूँ। मैं एक बात शुरुआत करने के लिए, और जिस तरह से हम शुरुआत में सोचते हैं कि जो एक औपचारिकता की बर्फ है वो थोड़ी पिघले और हम लोग ज़्यादा सहज होकर बातचीत करें, तो मैं उस नाते से एक सामान्य प्रश्न आप सबसे बारी बारी से पूछूंगा और उसके लिए मैं बीच में नहीं आऊँगा। वो वही प्रश्न है और सभी को उसका अगर उस पर आप अपने विचार व्यक्त करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं, विधि में, विज्ञान में, कला में, लोग, लेकिन प्रथमतः और प्रधानतः आप लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम शब्द को बनाया, लेखन को बनाया और लेखन के माध्यम से आपने अपनी उस खास सर्जना को एक आयाम दिया। तो ये लेखन का जो चयन था अपनी अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। उपाध्याय जी चित्रांकन का अध्ययन करते रहे हैं, हो सकता है उनको ये टेम्पटेशन होता कि मैं भी एक चित्रकार की तरह से काम करूं, या दूसरे तरह के भी चीज़ें हो सकती थी, मगर केवल लेखन को, शब्द को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने, चुनने का जो काम आप लोगों ने किया है, तो वो क्या कारण रहे, वो कौन से प्रस्थान बिंदु रहे, वो कौन से अभिप्रेरण रहे, वो कौन सी प्रेरणाएं रही जिनसे आप लेखन को आप लोगों ने स्वीकार किया और उसको एक नया स्पर्श दिया, आयाम। आदरणीय दुबे जी से शुरुआत करता हूँ, फिर उपाध्याय जी से बात करूँगा, फिर सोढ़ारी जी से और फिर विनय जी से। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के तत्वावधान में यहाँ इस सत्र में मंच पर विराजमान प्रिय श्री नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय, श्री जलावत जी, श्री सोडानी जी, प्रियात्मीय श्री आशुतोष जी, मेरे समक्ष यहाँ समुपस्थित हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार श्री चतुर्वेदी जी, जिनके माध्यम से ये संस्था गतिशील है, प्रिय श्री राकेश जी और सभी आत्मीय बंधुओं एवं बांधवियों। दुबे जी ने अभी शब्द के उस उत्स को जानने के लिए अपनी जिज्ञासा प्रकट की है कि आपने लिखना किन प्रेरणाओं के माध्यम से किया, क्या ऐसे दबाव थे या क्या ऐसे आपके भीतर से स्फुरण थे जिनके माध्यम से आप लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। जब दुबे जी ये प्रश्न की भूमिका बांध रहे थे
तब मुझे घनानंद याद आ रहे थे। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोरी तो मोरे कवित्व बना दें। उनका कहना था कि कविता करने के लिए लोग कविता करते हैं, लेकिन मुझे तो मेरी कविता ही निर्मित करती, जिसे दुष्यंत कहते हैं अपने समय में कि अब मैं वो गजल तुम्हें सुनाता हूँ जैसे वो होता बिछाता हूँ। ये जो इन कवियों ने अभिव्यक्ति दी है, ये अभिव्यक्ति दरअसल उस प्रेरणा के केंद्र से प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति है जो हमें जमीन से, आकाश से, हमारे आसपास से हमें अनुप्रेरित निरंतर करती है। लेकिन सबको अनुप्रेरित इसलिए नहीं कर पाती कि सबका संवेदन तंत्र इस तरह का नहीं होता है कि वो उससे उन घटनाओं से, उन परिघटनाओं से, उन संवेगों से अपने को झंकृत कर सके। हो सकता है कि बचपन में मेरा जो गांव था, वो गांव आज का गांव नहीं था। अगर मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आपको लगेगा कि ये कैसा गांव था। मेरी गाय जब घूम जाती थी, जंगल था, पहाड़ था मेरे गांव से लगा हुआ। मेरे पिताजी तब गाय को ढूंढने के लिए आटा और कंडे बांध करके गाय को 3-3, 4-4 दिन ढूंढने के लिए जंगल और पहाड़ों में घुमा करते। गाय को ढूंढने के लिए 4-4, 6-6 दिन मशक्कत भरा जीवन जीने वाला वह व्यक्तित्व मेरे सामने था। मैं क्या बताऊं, इस क्षण में द्विवेदी जी ने ये प्रश्न किया है जब लोग की ये संवेदनाएं समाप्त हो गई। मैं नई पीढ़ी को बताऊंगा तो उन्हें अचरज होगा कि ऐसा भी होता था। आज गायें खदेड़ी जा रही हैं, आज गायों को कोई पालने वाला नहीं बचा। संवेदना का ये तंत्र, जब मैं घूमने जाता हूँ सुबह, तो मेरी पत्नी ने एक दिन कहा कि जाते हो तो पलाश के फूल ले आना, मुझे वो एक व्रत करना है, उस पलाश के फूल के जल को पूरे घर में छिड़कना है। कौन जानेगा कि ये क्या है, इस तरह की बातें क्यों होती हैं। जब मेरे यहाँ राई का नृत्य होता था, रात्रि के अर्धरात्रि के सनाका खींचने वाले प्रहरों में, और जब नगरिया ठनकती थी तो आकाश निनादित होने लगता था और लगता था कि धरती स्वयं नाचने लगी है। ईश्वरी ने लिखा था कि जब रजऊ नाचती थी तो उसके पाँवों के कारण जो कंकड़ नीचे पड़े रहते थे वो कंकड़ नाचने लगते थे। ये जो ध्वनि तंत्र था, ये जो राग वलय था, ये कहीं से आया नहीं था, ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ। हमारा साहित्य ये प्रकृति के साथ था। प्रकृति का एक विशेष गुण है। आप जाइए किसी बड़े आदमी के पास खड़े हो जाइए, वो बड़ा आदमी जब आप अपने पास उसको देखेंगे तो आप अपने आप को बौना अनुभव करने लगेंगे। किसी भी बड़े आदमी के पास चले जाइए, आज के बड़े आदमी के पास आप खड़े होकर के स्वयं बौने हो जाते हो, लेकिन किसी ऊंचे पेड़ के पास खड़े हो जाइए तो पेड़ को देख के लगता है कि मैं पेड़ जैसा ऊंचा हो गया हूँ। प्रकृति की ये ऊंचाई जो थी, ये ऊंचाई हम लोगों को बनाने वाली ऊंचाई थी। हमें फूल, हमें निर्जर, हमें पहाड़ देखने मिले, हमें समीरण देखने मिला, अनुभव करने मिला, हमें संगीत के बोलाई मिली देखने के लिए, जो वेदों की ऋचाओं के पहले भी जन्म ले चुकी थी। मैं पढ़ रहा था, वेद की एक ऋचा थी जिसमें कहा गया था कि उषा अपने द्वार खोल रही थी और नीले घोड़े पर सवार होकर के सूर्य झांकना शुरू कर रहा था। ये उषा
से केंद्रित जो ऋचाएँ हैं उनमें ये बिंब आया हुआ है। मैं बुंदेलखंड का एक लोकगीत सुन रहा था, मालवा का एक लोकगीत सुन रहा था, छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत सुन रहा था। उसमें लोकगीत में कहा गया था कि वर दूल्हा नीले घोड़े के ऊपर सवार होकर के कन्या के द्वार पर ऊँघने आया है। ये कहाँ से बिंब मिला है? घोड़ा नीला तो होता नहीं, लोक में घोड़े का रंग नीला नहीं होता, लेकिन ये लोक से ही वेद में ऋचाओं में पैदा हुआ है। अर्थात वेद की ऋचाओं के पहले लोक ने बिंब बनाना प्रारंभ किए थे और लोक के बिंब ही वैदिक ऋचाओं में परिष्कृत होकर के आए। वैसे ही जैसे मैं शमशेर बहादुर की कविता पढ़ रहा था कि उषा का चौका लीपा हुआ था शंख जैसा और राख जैसी का नीलापन वहाँ व्यक्त हो रहा था। अब ये लोक से, वेद से और समकालीन कविता से जोड़ता हुआ ये बिंब कहाँ से स्फुरित हुआ? प्रकृति के आंगन से स्फुरित हुआ। तो मुझे शब्द तो सीमित मिले थे, मेरी अंजुरी बहुत छोटी थी शब्दों की, लेकिन शब्दों के भीतर जो स्पंदन था वो विराट स्पंदन मेरी अंजुरी में समाने में असंभव था कि मैं उसे अपनी शब्दों की अंजुरी में समा लूं। मैं बार बार उसी की ओर लौट के जाता हूँ, अपने गांव की ओर जाता हूँ, अपनी मिट्टी की ओर जाता हूँ। खेत में जब हल चलता था तो वो मिट्टी जो खिलखिलाती थी, मेरी एक बात अज्ञा मुझे अक्सर अपने वत्सल निधि शिविरों में ले जाया करते थे, मुझसे कविता सुना करते थे। एक कविता उनको बड़ी पसंद थी कि वो हल चल रहा है खेत में और मिट्टी धीरे धीरे उस हल से निकल रही है, लगता है जैसे मिट्टी का झरना फूट पड़ा हो और उस झरने से एक नई कोपल फूटने वाली है। ये बिंब उनको बहुत 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 प्रभावित करता था। तो मैं उस झरने के पास जाता हूँ, मिट्टी के झरने के पास जाता हूँ। वो पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, पत्तों के झरने के पास जाता हूँ। मैं शब्दों के झरने के पास, हर क्षेत्र की लोक संस्कृति की लोक गायकी के पास जाता हूँ। कैसे झड़ते हैं शब्द। ये झड़ता हुआ जो प्रकृति का संसार है, इसने मुझे उत्फुल्ल बनाया। और लोक तो उत्फुल्लता का पर्याय है ही। लोक में कहीं विषाद नहीं, विषाद है लेकिन एक आशा है। यही आशा अटक्यो रहो अली गुलाब के मूल, आई में फेर बसंत ऋतु इन डाले में फूल। गुलाब से फूल निकलना बंद हो गए, कांटे भर बचे, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार। अब अली बची गुलाब में अबत कटीजी डार। अब तो केवल गुलाब में कंटकित डार बची हुई है, उसके फूल चले गए। लेकिन मैं उस परंपरा से आया हूँ। मुझे मिट्टी में पाँव सने मिट्टी में मेरे तरतराते हैं और ये पाँव के तलवों से तरतराने वाली मिट्टी सरसराती हुई जब मेरे दिमाग में आती है, तब मुझे शांति और चैतन्य मिलता है। मिट्टी का ये भाव मेरे भीतर बहुत गहरे तक समाया हुआ है। और ये आशा, जैसे लोक कथाओं में कहा जाता है अंत में कि जैसे उनके दिल फिरे वैसे हमारे भी दिल फिरेंगे। ये लोक की आशा हमारे जीवन की आशा है, जो आत्महत्या से बचाती थी। आज का किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका अर्थ है कि हम लोग की उस जीवन प्राणदायिनी और अमृत संभवा शक्ति से अपने को अलग कर रहे हैं। अब लोग को खोजने जाना पड़ रहा है। हम लोग तो लोग को भीतर से ही स्पंदित होता महसूस करते थे और वही हमारे शब्दों में अभिव्यक्त हुआ। आपने मुझसे पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे श्रद्धेय अग्रज और नीति के श्रेष्ठतम निबंधकार दुबे जी के इस लालित्यपूर्ण वक्तव्य की माधुरी में हम आकर्ष हुए और उससे उबरना
मुझको नहीं लगता कि इसके बाद भी कभी संभव होगा। आदेश है तो मैं ज़रूर अपने संबंध में कुछ कहूँगा। और आशुतोष जी से मैंने निवेदन किया कि समय की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए जो उन्होंने प्रश्न पूछा है उसी में मैं सर्जनात्मक आयामों के संबंध में भी अपने विचार रख दूँगा। शब्दों का जहाँ तक संबंध है वो कैसे मेरे सृजन के माध्यम बने, और चित्रांकन जैसा संजय कह रहे थे कि माध्यम क्यों नहीं बना, तो इसका सबसे बड़ा कारण तो विरासत है। मेरे श्रद्धेय दादाजी जो थे वो हिंदी के बाबू श्यामलाल श्याम वो हिंदी और उर्दू के बड़े अच्छे शायर और कवि थे, तो उनकी विरासत मुझे मिली। और फिर मेरे गुरु जो प्रोफेसर राबड़ी थे उन्होंने मुझको मध्यकालीन लघुचित्रों के संबंध में बताया, और तब मेरी प्रवृत्ति जो है उस ओर प्रवृत्त हुई, और वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन मुझको मैंने जब डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को पढ़ा तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कला जो है वो नवीन बनाना नहीं है, नवीन बने रहना। आप किस तरह से अपने आप को नवीन बनाए रख सकते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि कला जो है वो आदर्श सौंदर्य का वक्तव्य है, और वक्तव्य जो है वो बिना शब्दों के होता नहीं। इसलिए जब मैंने कला को पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने दृश्य कब शब्द बन गए और शब्द कब दृश्य हो गए यह मैं नहीं जानता। वही मेरी अभिव्यक्ति हो गई, दृश्य मेरी अभिव्यक्ति हो गई। दृश्य जब शब्दों में परिवर्तित हुए तो वह मेरी अभिव्यक्ति हो गई। तो ये कला, और फिर जब मैं संस्कृति के क्षेत्र की ओर पढ़ा आया, ललित निबंध लिखना के क्षेत्र की ओर आया, फिर मैं श्रद्धेय विद्या निवास जी के सानिध्य में आया, और सांस्कृतिक वैभव की ओर जब मैं गया तब मुझे कला के और आयाम देखने के लिए मिले, संस्कृति के आयाम देखने के लिए मिले। और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि चाहे लोग हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कला हो, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनकी सृजनात्मक क्षमता में कहीं असमानता नहीं। एक सृजन जो है वो सृजनात्मकता का जो आयाम कला का है वही संस्कृति का है, वही लोक का है, वही साहित्य का है। क्योंकि साहित्य का तो अर्थ ही है, जैसा भामा कहते हैं, जो सबके सहित हो वो साहित्य। तो साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, इनसे जुड़े हुए विभिन्न अनुशासन हो, इन सब के अंदर जो है वो एक सृजनात्मकता का के अलग अलग जो आयाम है वो भले दिखाई दे, लेकिन वो आयाम जो है वो अपनी जगह विद्यमान है। वो भी दो तरह के होते हैं। जैसे आप सृजनात्मक आयाम में दें कि कलाओं के अंदर कई आयाम हैं। वात्स्यायन ने जो है कहीं 84 कलाएँ बताई हैं, तो जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में कहीं 72 कलाएँ हैं, कहीं 84 कलाएँ हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो पूरे प्राचीन भारतीय कलात्मक विनोद के ऊपर एक कृति ही लिख दी है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जो वृत्तिगत पक्ष है, जिसे हजारी प्रसाद जी कहते थे कि जो वृत्ति है वो तो वृत्ति महत्वपूर्ण है, जो आपकी कला के अंदर विद्यमान है, और वो उसका सबसे बड़ा पक्ष है। सृज शब्द से सृजन बना है, और सृज का अर्थ तो होता है रचाव, रचना भी, और सृजन का अर्थ होता है मुक्त होना। तो जो व्यक्ति, जो लेखक अपने से, अपने निजस्व से मुक्त हो जाए और समग्र के लिए समर्पित हो जाए, वही सच्चा लेखक है और वही सच्चा संपादक। तो निजस्व से मुक्ति भारतीय संस्कृति का भी सबसे महत्वपूर्ण सृजनात्मक आयाम है। अयम निज परोवेद गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम। ये उद्घोष यदि भारतीय संस्कृति का है तो भारतीय कला का है। यो वो व्रताभ्यो वक्रणोदलोकम, ये वेद की कथा है, और जिसको राय कृष्णदास जी ने बड़े विस्तार से वर्णित किया। तो दोनों का स्वर एक जैसा है, दोनों का आयाम एक जैसा है, और वो आयाम है निजस्व से मुक्ति, अपने आप से मुक्ति। जैसे ही आप अपने आप को छोड़कर समग्र में समा जाते हो, वैसे ही जो है वो आप कलात्मक हो जाते हो। कलात्मक होना जो है वही सर्जक होना है। कलात्मक लिखना जो है वो एक लेखक बना सकता है, लेकिन सर्जक या जो सर्जना करता है, जो निजस्व से मुक्त होता है, वो तो वही है। और दूसरी बात जो है वो हमारी कला के संबंध में है,
वो ये है कि हमारी कला जो है वो सबको साथ लेके चलती है। अंतरावलंबन उसका दूसरा एक सर्जनात्मक आयाम है। जो कला का सर्जनात्मक आयाम जो है वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस कला के आयाम से कितना अपने आप को संपृक्त पाते हैं। और ये कला का जो आयाम है वो बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है। आपने निजस्व से जैसे मुक्ति की बात की, तो समग्रता के बीच में आप कैसे जाते हैं, और वो समग्रता क्या है? वो समग्रता ये है कि छोटे से छोटे उपादान भी भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से छूटता नहीं, भारतीय कलात्मक दृष्टि से छूटता नहीं। विद्यानिवास जी ये भोजपुरी लोकगीत का उदाहरण देते थे। वो ये है कि एक तालाब के आधे हिस्से में हंस हो और आधे में हंसनी, तो भी वो तालाब एक कमल के बिना अधूरा है। यदि एक उपवन के आधे भाग में आम बोराए और आधे में इमली, तो भी कोयल के बिना उसकी शोभा अधूरी। और यदि आधे उपवन के अंदर गुलाब महके और आधे के अंदर केवड़ा, तो भी एक भौरे के बिना उसकी शोभा अधूरी है। और एक मंडप के आधे हिस्से में भूत बैठे हों और आधे में गोदनी, लेकिन जब तक ननद ना हो तब तक ये भारतीय कला और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी दृष्टि से छोटा उपादान भी नहीं छूटता। बड़े से बड़ा उपादान तो उसके परिधि में आता ही है, लेकिन छोटे से छोटा उपादान भी भारतीय संस्कृति की दृष्टि से, भारतीय लोक की दृष्टि से और भारतीय कला की दृष्टि से नहीं छूटता। और जैसे श्रद्धेय दुबे जी ने बात कही कि अब प्रकृति के साथ जो उसका सानिध्य है वह अटूट है, चाहे वह लोक का, चाहे कला का, चाहे साहित्य का। सीता की मिर्जापुर में गाए जाने वाले एक लोकगीत का भाव है, वो ये है कि जब सीता चली जनकपुरी से अपनी ससुराल अयोध्या, तो पालकी में चली। तो कैसी पालकी में चली? पालकी उनकी हो गई धरती और बादल हो गए उनके पर्दे ओहर। तो पर्दे भी थे सीता के पास, पालकी भी थी सीता के पास। और हमारी लोक कला जो है, मैं अक्सर इसी मंच से भी उदाहरण दिया मैंने कि ये हमारे यहाँ प्रकृति के उपादान हमारी कला की सृष्टि करते हैं। कलात्मक उपादान जो है वो हमारे प्रकृति के उपादान हैं। और निमाड़ी का वो एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसको मैं कहता हूँ, शुक्र रो तारो रे ईश्वर, ऊँघी रहो देखी बखा टीकी घड़ा। नायिका है अभी वधू, अभी ब्याह के आई है। वो नायक से अपने पति से कहती है कि ये जो ऊपर शुक्र का तारा उगा हुआ है। इस गीत को वासुदेव शरण अग्रवाल कहते थे कि ये तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकगीतों में से। तो कहती है कि ये जो शुक्र का तारा उगा हुआ है, इसकी मुझे टीकी घड़वा के लाके दो। और ये जो बदली उगी हुई है नीले रंग की, उदय रंग की, इसकी मुझे जो है वो चुनरी रंगवा दीजिए। और ये जो वासुकी नाग है, इसकी मुझे वेणी गुथवा। वो अपने नायक से आग्रह करती। अब आप ये देखिए कि प्रकृति का कोई ऐसा उपादान है जो उसकी दृष्टि से छूटा। तो ये हमारे यहाँ जो निजस्व के तिरोहण की बात है, जो समग्रता को अपने आप में समेटने की बात है, जो समाधि के अंदर लिखे जाने की बात है, इसके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं कालिदास। समय नहीं है, नहीं तो कालिदास के रूपायनों के ऊपर चर्चा के माध्यम से मैं फिर यह समझाने की, मतलब आपके सामने निवेदन करने की कोशिश करता कि कालिदास ने किस तरह हमारे कला को, हमारे साहित्य को, हमारे धर्म को, हमारे आध्यात्म को जोड़ के इसका आख्यान किया। देखिए आप क्या उदाहरण देते हैं कालिदास के। राम का जन्म हुआ है, नदी कौशल्या जो है वो दुबली हो जाती है माँ, तो बोले ऐसे लग रहे थे राम जैसे गंगा के किनारे रेत में नील कमल का किसी ने पुष्प रख दिया। अद्भुत है। प्रकृति के तमाम उपादान जो है वो कालिदास जो अपने उसमें कहते हैं। तो चाहे कालिदास हो
भवभूति हों, बाणभट्ट हों, इनके बारे में सबसे विस्तार से बात की जा सकती, लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी लोक कला, इन सब के अंदर एक संगति है और इनके सब के सृजनात्मक आयाम हमारे मनीषियों ने संस्कारों के रूप में ऐसे वर्णित किए हैं कि उन के माध्यम से जो है वो हम इन सारी चीज़ों के संबंध में आवाजाही कर सकते हैं। अंतरानुशासन की जो मैं बात करता हूँ कि हम अपनी विधाओं में बात करते हैं, कलात्मक या हमारी सामाजिक संस्कृति जो है वो सामाजिक संस्कृति तो एक दूसरे की विधाओं के बीच में, अनुशासनों के बीच में आवाजाही करने की है, वो स्थिर रहने की नहीं है कि हम केवल अपनी विधागत रूप में बात कर लें। भाई प्रेम जन्मेजय मेरे बड़े पुराने मित्र बैठे हुए हैं, आप देखिए व्यंग्य यात्रा के माध्यम से क्या प्रयोग करते हैं। उन्होंने अभी कुंवर नारायण से और लेकर के नागार्जुन तक के जिन्हें हम कभी दूसरी विधा का मानते हैं, उन्होंने व्यंग्य कैसे लिखा ये बताया है। अंतर विधायी विमर्श कैसे हो, अंतर अनुशासनिक दृष्टि कैसे विकसित हो, इसके बारे में हमारे यहाँ बात की गई। हमारे स्थापत्य की बात करें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, स्थापत्य की बात करें, आप ये देखिए कि दक्षिण भारत के अंदर की मंदिर सरणी बड़ी भव्य है। और उर्दू में आप चले जाइए, जावा में मंदिर सरणी बड़ी भव्य है। रामेश्वरम के मंदिर आप देख लीजिए, बड़े भव्य हैं। दिनकर जी ने बिल्डूरेंट के हवाले से लिखा है कि ये बड़े बड़े मंदिरों के पार्श्व में ताजमहल ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे वाल्मीकि और तुलसीदास के बाजू में बिहारी और घरानंद। एक में रंजकता की लहर उठती है, एक में पौरुष का तेज। तो ये हमारे भारतीय कला की विशेषता है कि उसकी सृजनात्मक आयाम जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है और वो कहीं निजस्व से मुक्ति की बात करते हैं, समग्रता को समेट लेने की सबको बात करते हैं, कहीं कोई चीज़ हमसे बिछुड़ ना जाए उसकी बात करते हैं, हमारी रागात्मक चेतना की बात करते हैं। कहीं इसके संबंध में श्रद्धेय द्विवेदी जी ने अभी विस्तार से हमको बताया कि क्या होता है। हमारे यहाँ रागमाला की चित्रांकन परंपरा है। ये भारत का पहला प्रयोग है जहाँ संगीत चित्र में ढला है। ये भारत में पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है जहाँ हमारे यहाँ यह स्थिति निर्मित हुई कि हमारे यहाँ राग शब्द बने, शब्द दृश्य बन गए, दृश्य शब्द बन गए। और यह रूपांतरण कैसे हुआ ये हमको नहीं मालूम, मुझको ही नहीं मालूम है जब मैं चित्रांकन की परंपरा के बारे में बात करता हूँ, लिखता हूँ, सोचता हूँ। इसलिए मैं अंत में कहूँ कि भारतीय कला दृष्टि हो, भारतीय लोक दृष्टि हो, भारतीय साहित्यिक दृष्टि हो, ये सारी दृष्टियों की सृजनात्मकता जो है उसके आयामों में कहीं भेद नहीं है। हम विधि के बारे में श्रद्धेय झेलावत जी से सुनेंगे, पर्यावरण के बारे में हमारे यहाँ तो शिखर पुरुष बैठे हैं जिन्होंने अनेक शिखरों का के ऊपर जो है यात्रा की है, तो ऐसे शिखर पुरुषों से सुनेंगे। मेरे सामने डॉक्टर मेजर गुप्ता जी बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में विश्व में शायद ही सिक्कों का ऐसा संकलन किसी के पास है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारे यहाँ की कलात्मक या सृजनात्मक दृष्टि से छूटा हुआ हो, क्योंकि भारतीय कला, भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य ये सब की पड़ताल करता है। और इसीलिए मुसाफिर कह गए हैं कि मुसाफिर हम तो समझे थे कि होगा कोई सब, तेरे दिल में तो बहुत काम रखूँगा लिखना। क्या बात है। दरअसल जिस तरह से हमने इसकी परिकल्पना की वो शायद इस तरह से थी कि हम किसी एक प्रश्न पे और संभव हुआ तो अलग अलग प्रश्नों पर हम अपने सभी विद्वत मंडली से उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा हुआ कि आदरणीय दुबे जी ने बहुत सुंदर शुरुआत इसकी, जो मैंने बेसिक प्रश्न पूछा था कि लेखन की अभिप्रेरण उनको कहाँ से मिला, तो उन्होंने प्रकृति की बात की कि किस तरह से प्रकृति उनको हमेशा शुरुआत से प्रेरित करती रही। और जितने काव्यात्मकता के साथ उन्होंने ये बात कही उसकी तो मतलब वो उनके जैसे मनीषी ही कर सकते हैं।
उपाध्याय जी का इतना बड़ा काम, विशद काम और उनका इतना अधिकार इस पर है कि उन्होंने अपने प्रस्तावन में ही लगभग इस पूरे विषय का समाहार कर दिया। लेकिन मैं अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुरानी के पास जाऊंगा और मैं जो मेरा बुनियादी प्रश्न था लेखन वाला वो तो खैर अपनी जगह पर है। मैं आपको ये नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि डॉक्टर अजय सोरानी बहुत ही जिनको लेखन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाना गया है उनके यात्रा वृत्तांतों के कारण। उन्होंने 3 ऐसी किताबें लिखी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी बहुत मशहूर हुई वो किताबें, बहुत ज़्यादा पढ़ी गई, बहुत ज़्यादा पसंद की। लेकिन उस किताब से पहले जो उनकी एक बुनियादी मूल प्रवृत्ति है यायावरी की, घूमने की, और उस घूमने के रोमांच को हिमालय पे बार बार जाने के, गुजरात के रन में जाने के जो उनकी यात्राएं हैं वो अद्भुत हैं। और उन्होंने जिस तरह से शब्दों में बांधा है वो तो कमाल ही है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि इनको कैसा डॉक्टरों में ये कैसे डॉक्टर हैं और लेखकों में ये कैसे लेखक हैं, दोनों ही क्षेत्रों में ये अनूठे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि एक रोमांच होता है यात्राओं का जिसके वो बुनियादी रूप से बहुत ज़्यादा शैदाई है, और एक रोमांच है लिखने का भी, क्योंकि लिखना भी एक यात्रा है। तो किस तरह से वो इन दोनों यात्राओं को रिलीव करते हैं, संपन्न करते हैं, फिर से जीते हैं और पाठकों तक ले जाते हैं, और इसमें उनको अपना क्या अनुभव मिलता है, क्या उनके अनुभव रहे हैं, इस बारे में वो बताएं। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले ये लाजमी है मुझ पर कि मैं मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति का धन्यवाद ज्ञापित करूं। अगर ये मंच उन्होंने नहीं दिया होता, जिसके लायक मैं कतई नहीं हूँ और यहाँ बैठने के बाद और ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ जो आज उपनिषद घटित हुआ उसका साक्षात्कार मैं कभी नहीं कर पाता। और मैं लगभग ये शब्द जो शब्द बड़ी मुश्किल से कहीं से जुटाए हैं और जुट जाते हैं, क्योंकि आपका पहला प्रश्न जो था, तब मैं सोच रहा था कि वास्तव में बड़ा कठिन प्रश्न है कि शब्द आते कहाँ से हैं। मुझे लगता है कि संवेदना की जो बात है जो साहब ने कही, संवेदनशीलता तो है ही, और हर आदमी में कहीं कहीं, हर मानव मात्र में, और मानव मात्र क्या प्रकृति के हर अवयव में अपने ढंग से कुछ न कुछ संवेदना है। क्योंकि पर्यावरण की जहाँ तक मैं बात करूँ तो पर्य शब्द के जो छोटे मोटे अर्थ मुझे मालूम हैं, उसके मायने मुझे समझ में आए सभी और से। आवरण, वो आवरण जो मुझे सब और से घेरा हुआ है, और उसके बड़े अश्लील अर्थ सिर्फ पेड़ पौधे और घास तक करके छोड़ दिए हैं। मुझे लगता है पर्यावरण में पूरा लोक समाहित है, और लोक में नदी, नाले, पत्थर, मोरे, तितली, पेड़ पौधे, हर चीज़ जो हमारे आसपास है, इर्द गिर्द है, हर चीज़ समाहित है, और हर चीज़ में से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें संवेदना न हो। और ये बात जो मुझे बेकल करती है, ये जो बेकली है, वो बेकली मैं कचौरी समोसे में डूबा हुआ आदमी 31-32 साल की बैठक उस पाठशाला में, प्रकृति की पाठशाला में लगभग 35 साल बाद पहुंचा। मेरी पढ़ाई लिखाई तो बहुत बात नहीं, और इन दोनों दिग्गजों से बात सुनते हुए समझ में आया कि शब्द प्रकृति में है, शब्द हवाओं में है, शब्द वातावरण में है, शब्द लोक में है, शब्द आदमी में नहीं है। शब्द आदमी को ढूंढते हैं, आदमी शब्द नहीं ढूंढ सकता।
इसमें मेरा कुछ कहीं कोई अवदान नहीं है। मैं शब्दों को ढूंढने में या शब्दों को लिखने में मैं अपने आप को बड़ा अनुग्रहित महसूस करता हूँ कि मुझे किताबों का संस्कार मिला। मुझे बचपन से कहीं कुछ पढ़ने लिखने का संस्कार मिला। मुझे ऐसे मेरे पहले के दिग्गज मिले जो कुछ लिख गए बाद की पीढ़ी के लिए। वहाँ से मैंने कुछ शब्द चुराए। मैं शब्दों का डकैत हूँ। संवेदनाएं मेरी हैं, अभिव्यक्तियाँ इनकी हैं, जिनको मैंने नए रूप में ढाला होगा शायद। जहाँ तक आपका उसका सवाल है रोमांच का, मैं बात प्रकृति के जरिए करूँ। देखिए, जब मैं पहले घूमना चालू करा, समोसे और कचौड़ी से निकल के झरनों और पहाड़ों की दुनिया में, तब मुझे मालूम हुआ कि दुनिया कितनी विस्तृत है। उतनी नहीं जितनी कि दैनिक भास्कर या किसी पेपर में या किसी मैगजीन में होती है, जहाँ वो ख़त्म होती है उसके बाद दुनिया की शुरुआत होती है। वहाँ जाके मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पर्यावरण का, प्रकृति का और यात्रा का और यात्री का संबंध दो तरफा होता है। एक तो ये कि प्रकृति का यात्री पे क्या असर पड़ा, और दूसरा यात्री के वहाँ होने से पर्यावरण पे क्या असर पड़ा। जब तक इन दोनों चीज़ों के लेके हम नहीं देखेंगे, तब तक हम सही ढंग से पर्यावरण में मेरी जो मानसिकता है, मेरी जो परिभाषा है, वो मैं आपको बता सकता इन सब चीज़ों के पीछे। और वहाँ जब मैंने ये महसूस किया कि वो जो लोक है, वो जो तंत्र है, वो जो चीज़ है जो हमने पीछे 70,000 साल या 1,00,000 साल से मानव ने कमाई है, वो हम अपने ही हाथ से धीरे धीरे गंवा रहे हैं। मानो हम लास वेगास में बैठे अपनी मेहनत की कमाई से जुआ खेल रहे हैं। इससे मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ। मुझे लगा कि ये थोड़ी चीज़ें कहीं न कहीं पहुंचना चाहिए, कहीं न कहीं जाना चाहिए। तो वो जो रोमांच मैंने महसूस करा, और समय ऐसा है कि अगर आप रोमांच के साथ कोई बात खोलें तो बात कहीं पहुंचती है। अगर रोमांच हटा के सिर्फ इतना बोल दें कि नदी को मत बांधिए, झरने को बहने दीजिए, तितली को मत मारिए, तो बात कहीं पहुंचेगी नहीं। वो रोमांच के साथ जोड़ते हुए कुछ लिखने की कोशिश करी, और जो रोमांच मैंने महसूस किया वो मैंने पाया और मैंने समझा कि वो प्रसाद है जो हिमालय में, जो प्रकृति ने मुझे दिया है, और प्रसाद अकेले कभी नहीं खाना चाहिए। थैंक यू। विनय जी के पास चलते हैं। विधि वेदता, विधि जैसा विषय जो कि हमेशा मानते हैं कि आम जनता उससे बेचारी त्राही करती हुई दूर भागती है। उस विषय को जनता के नज़दीक लाने वाले, अपने सहज सुबोध शैली में उस पर लिखने वाले विनय जी से हम उनकी प्रेरणाओं के बारे में और उनकी शुरुआत के बारे में पूछें। मैं हिंदी साहित्य समिति का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने महान साहित्यकारों के मध्य कानून को सम्मिलित किया। कानून ऐसा क्षेत्र है जिसका संबंध दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति से होता है, लेकिन उसकी उपेक्षा भी उतनी ही आम व्यक्ति द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र में कैसे प्रेरित हुआ, इसे याद करूं तो मुझे याद आ रहे हैं पुराने कॉलेज और स्कूल के दिन। एक छोटी सी कहानी पहली बार 5 साल की उम्र में नई दुनिया में बच्चों की दुनिया एक स्तंभ होता था, उसमें प्रकाशित हुई थी। उसके बाद दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं में हमने खूब लिखा। उनके विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, 1 पैरा की, और 10 रुपये पारिश्रमिक आया था। उसके बाद निरंतर दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं के लिए लिखा,
कई यादगार कवर स्टोरीज हमने उनके लिए लिखी। उनमें से एक हमारे मित्र देवेंद्र जी यहाँ विद्यमान है। देवेंद्र और हमने मिलके उज्जैन में एक वेश्या की कहानी को कवर किया था। उज्जैन में एक मुन्नी बाई थी, उन्होंने एक मंदिर पे कब्जा किया था जिसका काफी हल्ला मचा था। तो हम और देवेंद्र गए, उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, सारे मामले को समझा, फोटोग्राफ्स लिए। पर उस महिला की एक शर्त थी कि आपको मेरे यहाँ आना होगा और साथ में बैठ के चाय पीना होगा। वो चाय मुझे शायद देवेंद्र जी को भी याद होगी कि उसके घूंट हमने इतनी मुश्किल से गले से नीचे उतारे थे कि वो आज भी याद आते हैं। एक कहानी हमने बड़नगर के पास राधे श्याम बाबा की कवर की थी, वो भी हमने और देवेंद्र ने की थी। और राधे श्याम बाबा का जादू ऐसा था कि ट्रेन बड़नगर के पास जाकर रुक जाती थी स्वयं। बाद में उनको बाबा से की सारी कहानी हमने देखी तो बाबा के साथ 10 या 15 महिलाएं नाचती रहती थी कि भूत और प्रेत उन पे चढ़े हुए हैं। पर वो महिलाएं कैमरे को देख के कैमरे की तरफ देखती थी और रुक जाती थी। ट्रेन रुकने का ये मालूम पड़ा कि ट्रेन के ऊपर उनके कुछ लोग चढ़े हुए होते थे और भाग के फास्ट निकाल देते थे, जिसके कारण ट्रेन ठीक उसी गांव में रुकती थी जहां वो बाबा ठहरे थे। बाद में वो रिपोर्ट छपने के बाद वो बाबा गिरफ्तार हुए और वो एक अलग कहानी है। तो दिल्ली प्रेस मूलतः लेखक बनाने के लिए जवाबदार है मुझे। उसके बाद चूंकि ये लेखन मेरा रहा इसलिए मैं सतीश बागड़िया जी के ऑफिस में था। तो एक रोज आदरणीय गोपी कृष्ण जी गुप्ता जो नई दुनिया के नगर प्रतिनिधि थे और वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने बागड़िया साहब से कहा कि मुझे एक ऐसा लड़का दीजिए जो बोर्ड रिपोर्टिंग कर सके। तो बागड़िया साहब ने तुरंत मेरा नाम उनको सुझाव दिया। तो उन्होंने कल आ जाओ, अभय जी से मिलते हैं। तो पहली बार नई दुनिया परिसर में मेरा जाना हुआ, आदरणीय अभय जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा देखो भाई, कानून तो बड़ा जटिल विषय है, पर हम चाहते हैं कि लोग इससे समझें, पढ़ें, तो आप सरल शब्दों में इसकी रिपोर्टिंग करें। तब से ये यात्रा 80-81 की बात है, तब से ये यात्रा चालू हुई। उन्होंने कहा कि कानून तो चालू कर ही रहे हैं, पर एक बार बाबा से मिलना था, आदरणीय राहुल बारबोते जी से। वो यात्रा उनसे मुलाकात भी अद्भुत रही। मैं बाबा के पास गया कि मैं विनय झलावत हूँ, एडवोकेट हूँ और नई दुनिया की कोर्ट रिपोर्टिंग करूँगा। उन्होंने कहा कि आपको अखबार की जल्दी की कीमत मालूम है? मैंने कहा नहीं। बोले अगर हम आपके 4 कॉलम छापेंगे तो उसकी कीमत 75,000 रुपये होती है, जिसके जो हम विज्ञापन से अर्जित कर सकते हैं। पता नहीं दिमाग में क्या था। मैंने कहा कि आपके संपादकीय भी तो नई दुनिया में छपते हैं, उनके बारे में अगर उन्हें बंद करके विज्ञापन उनकी जगह छापे जाए तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बोले बैठिए अभी हम चाय पियेंगे। तो उस दिन से यात्रा चालू हुई, निरंतर चालू हुई। 16-17 साल मैंने नई दुनिया में रेगुलर, कुछ समय सोमवार, कुछ समय गुरुवार को कॉलम लिखा और अच्छी तरह लिखा, पूरी स्वतंत्रता से लिखा। अभय जी के निर्देश थे कि कोर्ट की किसी रिपोर्टिंग में कोई काटापीटी नहीं होगी और कुछ अगर काटापीटी करना है तो विनय जी से पूछा जाएगा।
तो खूब लिखा, मन से लिखा, और अरसे के बाद अब फिर चालू हुआ है स्तंभ। देखते हैं इसका क्या नतीजा होता है। धन्यवाद। वैसे तो आदरणीय दुबे जी ने लगभग सभी विधाओं में लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा किताबों की सूची देखने के बाद कि ललित निबंधों से आपका प्रेम ज़्यादा है। तो अपन अब जो बात करेंगे आदरणीय उपाध्याय जी से भी और आपसे भी, वो ललित निबंधों पर थोड़ी सी केंद्रित रहेगी, क्योंकि ये आप लोगों की जो सृजनात्मकता है उसका यह खास है। तो ये जो यात्रा रही ललित निबंधों की, ललित निबंधों का जो आपका लिखने का एक अनुभव रहा, इस यात्रा में जो चीज़ें आपको मिली, और आगे आप क्या किस तरह की चुनौतियाँ इस विधा के लिए देखते हैं, या क्या किस तरह के नवाचार इसमें संभव हैं जो अगली पीढ़ी कर सकती है, उसको लेकर कुछ बातें हम लोग करेंगे। आशुतोष जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे विषय को छेड़ दिया जिस पर मुझे बात करना जरूरी भी लग रहा था। ललित निबंध कोई सौभाग्यशाली विधा नहीं थी। ललित निबंध को लिखना और ललित निबंध को पढ़ना दोनों कठिनतर कार्य हैं, सामान्य कार्य नहीं। अक्सर ललित निबंध पर बहुत से आक्षेप लगाए जाते हैं। पहला आक्षेप तो यही लगाया जाता है कि यह कठिन विधा है और इसे बहुत मगजमारी के बाद कुछ चीज़ हमारे पल्ले पड़ती है, पाठक का कहना है। दूसरा आक्षेप ये लगाया जाता है कि ये कौन सी विधा है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ के 2-3 श्लोक उठा लिए, वहाँ के 2-4 छंद उठा लिए, और बीच बीच में जैसे फर्श के ऊपर थोड़े थोड़े से पच्चीकारी कर दी जाती है, उसी तरह की पच्चीकारी भाषा में करना आ जाए तो ललित निबंध लिखा जा सकता है। तीसरा आक्षेप ललित निबंध के ऊपर लगाया जाता है कि ये केवल पाठ्यक्रमीय विधा है, केवल पाठ्यक्रमों में ही ये विधा सम्मिलित होती है। एक आध निबंध विद्या निवास जी का डाल दो, एक आध निबंध हजारी प्रसाद जी का डाल दो, और थोड़ा सा अगर उच्च कक्षाओं में है तो कुबेरनाथ राय का एक आध निबंध डाल दीजिए। तो ये कुछ समस्याओं से ललित निबंध जूझने वाली विधा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में प्रायः सभी विधाओं को सक्षम आलोचक मिलते रहे और मिल रहे हैं। सभी विधाओं में कथा कहानी में तो सर्वाधिक मिले, कविता में भी बहुत मिले, लेकिन ललित निबंध के समीक्षक शून्य। ललित निबंध के ऊपर कोई कलम चलाना नहीं चाहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ललित निबंध चुनौतीपूर्ण लिखा है। इन आक्षेपों से ये तो स्पष्ट होने लगा कि ललित निबंध एक बहुत चुनौतीपूर्ण विधा है, जो पाठकों के लिए भी चुनौती है, जो लेखकों के लिए भी चुनौती है, और जो समीक्षकों के लिए भी चुनौती है। तीनों स्तरों पर जो विधा चुनौतीपूर्ण हो, उस विधा पर बात करना थोड़ा सहज तो है नहीं, और बात लंबी होना चाहिए। इस पर बहुत संक्षिप्त में बात करने में बात बनती भी नहीं है, इसलिए कि जब इतनी कठिनाइयों के भीतर से जो विधा अपनी सांस ले रही है, न केवल सांस ले रही है बल्कि अपने के रूप में, अपने हृदय स्पंदन के रूप में बहुत सारे पाठक वर्ग को अब स्पंदित करने की क्षमता रखती है। उपाध्याय जी लिख रहे हैं और लोग भी लिख रहे हैं, बहुत लोग लिखने वाले हैं। आप जरा दृष्टि तो फेंकिए, जयपुर में
साहित्य अकादमी दिल्ली ने ललित निबंध के ऊपर एक संगोष्ठी की। उसमें मैं बोल रहा था ललित निबंध के ऊपर, तो एक प्रोफेसर वहाँ खड़े होकर कहने लगे कि मैंने तो आचार्य हजारी प्रसाद जी का आम फिर बौरा गए निबंध पर पढ़ा है, और तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो क्या ललित निबंध है आम फिर बौरा गए घर पर है? मैंने कहा प्रोफेसर साहब, ये ना तो आम का दोष है, ना हजारी प्रसाद जी का दोष है, ये दोष आपका है। आप छात्रों को पढ़ाते हो, आपको ये भी पता नहीं कि हिंदी में कितने लोग ललित निबंध लिखते हैं, कितने निबंध लिखे गए, कितने संकलन प्रकाशित हुए। तो इस तरह की जहाँ मानसिक संकुचता होती है वहाँ ललित निबंध अट नहीं सकता है। ललित निबंध कोई ऐसा द्रव नहीं है कि आप अपने गले में डालेंगे और आपके मस्तिष्क के साथ तत्काल वो प्रतिक्रिया शुरू करेगा। ललित निबंध तो एक ऐसी सहस्रपुटी गुटिका है कि आप उसे जीभ पर रखेंगे, धीरे धीरे चूसते रहेंगे उसको, तब जाकर के उसका जो परिपक्व रस है वो आपके दिमाग को भी सनसनाएगा और आपके हृदय तंत्र को भी संवेदित करेगा, लेकिन उसका असर गहरे तक रहेगा। नामवर सिंह ने कहा कि ये क्या है कि गंधर्व को कंधर्व से तुक मिला दी। वे अपने गुरुजी की ही आलोचना कर रहे थे एक प्रकार से। हजारी प्रसाद जी उनके गुरु थे, वो कह रहे थे ये क्या है कि कंधर्व की गंधर्व से तुक मिला दी और ये कर दिया कि ये संस्कृति है, वो भारतीयता है, ये कोई विधा नहीं होती। मैंने एक बार नामवर जी से पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि ये कंधर्व किसी तो गंधर्व बना है, आप भाषा में आपने अपभ्रंश पर काम किया है और अपभ्रंश में आपकी पुस्तक भी प्रकाशित है। बोले बोले जी ऐसा है कि जैसे गप हमारे गुरुजी मारते थे ऐसे हमने भी गप मार दी। ये गप मारने का सिलसिला है तो हमने भी गप मार दी। दरअसल हुआ क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय तो ललित निबंध बहुत विस्तृत और बहुत परिपक्व विधा बन नहीं पाई थी, तो उन्होंने लिख दिया कि ललित निबंध तो एक ऐसा प्रसद है जो अपने रस्सी बांध करके परिगत थोड़ा सा चलता फिरता रहता है, घास चलता रहता है, न इसमें मनोरंजन है, न इसमें बौद्धिक विलास है, न इसमें चेतना को उन्नत करने का तरीका है। तो उस समय तक स्थिति ये थी कि ललित निबंध केवल अंकुरित हो रहा था, उसका वृक्ष बनना प्रारंभ नहीं हुआ था। तो उनकी तो सीमाएं थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, लेकिन बाद में चल करके जब कहा गया कि ललित निबंध शिव का नंदी है और ये शिव का नंदी जब चलता है तो उसके चरने में के परिगत में आनंद भी होता है, इसके चरने की प्रक्रिया में एक तरह से ले मानसा अर्थात काल की गति को अगर कोई चक्रित करते हुए परिलक्षित करता है तो वो ललित निबंध विधा है। आप काल की गति को समझने के लिए ललित निबंध की विधा से जुड़े, ये कुबेरनाथ राय ने कहा बाद में चल करके। और सबसे बड़ी बात ये तो हुई कि ललित निबंध विधा या नाम के नाम से बहुत दिनों तक नहीं जाना गया, बड़ा प्रपंच होता रहा कि ये विधा है कि नहीं है। जैसे अभी आप व्यंग्य के शीर्ष व्यक्तित्व यहाँ विराजमान हैं और बहुत लंबे काल तक ये लड़ाई चलती रही कि व्यंग्य विधा को अलग विधा माना जाए कि ना माना जाए हिंदी साहित्य में। ऐसा हो सकता अब मान लिया हो, तो साहित्य में मान लिया, आप बताएंगे कि मान लिया है साहित्य ने कि व्यंग्य एक स्पिरिट नहीं है, एक प्रकार की एक विधा ही है। ऐसे ही जैसे ललित निबंध परिसर का ही एक हिस्सा है। संस्मरण आते हैं उसमें, पत्र लेखन उसमें आता है, यायावली उसमें आती है, उसमें जीवनी आ जाती है। ये सब ललित निबंध के ही परिवार के सदस्य हैं। वैसे ही एक सदस्य ललित निबंध का को मानिए, लेकिन
कथा संस्मरण में कथा होती है, जीवनी में कथा, जहाँ कथा तत्व होता है वहाँ थोड़ी रमणीयता आ जाती है और पाठक के लिए उसमें लगाव आ जाता है। तो ललित निबंध तो एक कोलाज विधा है। कोलाज विधा इस रूप में है कि उसमें कथा भी है, उसमें संस्मरण भी है, उसमें चिंतन भी है, उसमें विचार भी है और उसमें भाव भी है। विद्यानिवास जी कहा करते थे कि जब भाव की द्रोणी माने दोना जानते हैं, भाव की द्रोणी में जब विचार को पिघलाया जाता है और उस पिघले हुए विचार से जो आभूषण रहा जाता है वो आभूषण ललित निबंध होता है। ये देखिए, अगर भाव और विचार को सच्चे रूप में आप पाना चाहते हैं तो ललित निबंध तक जाइए। ललित निबंध केवल ललित नहीं है, ललित निबंध ज्वलित भी है। वो एक गलतफहमी ये हो गई कि ललित निबंध केवल ललित है, वो ललित ही नहीं है, वो ज्वलित भी है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये फल जो लगा हुआ है ये अगर अपने आप नहीं टूटेगा तो एक दिन सड़ गल करके नीचे गिरेगा ही। काल देवता सपासप कोड़े चलाते हुए आ रहे हैं, अगर तुम नहीं अपने स्थान से टस से मस हुए तो तुम्हें तो इस फल के समान गिरना ही है। हे कुर्सी पर विराजमान राजनेता, अगर आप अपनी इच्छा से नहीं उठे तो एक दिन लतियाने वाला आपके पास आ ही जाएगा। ये देखिए, ये केवल ललित के साथ ज्वलित की जोड़ी, ये वैषम्य है। ललित निबंध में वैषम्य का, इस तरह के माने द्वैत का जो आपस में विषम है, इनका पद पद पर आपको अनुशीलन मिल जाएगा। आप जरा उसमें घुस करके तो देखिए, उसे पढ़िए तो आप केवल ललित निबंध सुनते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। भानुमति का कुनवा जोड़ने का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें देखिए कि ललित निबंध का केंद्र है विचार, लेकिन उस केंद्र से जो दर्जाएं प्रस्फुटित हो रही हैं वो भाव। विचार को भाव के माध्यम से ले जाने की परिधि तक की यात्रा ललित निबंध है। अगर व्यास है तो व्यास परिधि को जोड़ेगा, लेकिन केंद्र से होकर के गुजरेगा। एक ऊर्जा को केंद्र से प्राप्त करके विचार की परिधि, विचार के माध्यम से परिधि तक जाएगा, जो इतनी संश्लिष्ट और जटिल विधाएं आपको लगेगी। इसलिए लगती है कि थोड़ा भाषा का उसमें एक स्तर रहता है। भाषा को कहा जाता है ललित निबंध की भाषा क्लिष्ट है। मैं एक पाठ्यक्रम समिति में था, किताबें हायर सेकेंडरी और कॉलेज के लिए बना रहा था, तो जो उसके हेड थे वो मेरे पास आए और बोले कि दुबे जी बिल्कुल सरल भाषा में सब कुछ चुनो, सरल भाषा की कहानियाँ चुनो, सरल भाषा की कविताएँ चुनो, सरल भाषा के नाटक चुनो ताकि विद्यार्थी समझ जाए। हमने कहा सर ये कुछ ऐसी विधाएँ हैं जो थोड़ी क्लिष्ट है, भाषा थोड़ी क्लिष्ट रहेगी। बोले हमने कहा ललित निबंध तो मैं रखूँगा चाहे जो हो। बोले क्यों? हमने कहा हम लोगों का दायित्व है कि लोगों की भाषा का स्तर ऊंचा उठाया जाए। अगर हम नीचे गिरते जाएंगे तो आज जो भाषा हम देख रहे हैं, विभिन्न श्रीमुखों से जो भाषा उच्चारित हो रही है, उस भाषा का आप क्या करोगे? ना उससे, उसके दोहन से कोई दूध निकलने वाला है, ना कोई अमृत निकलने वाला है। उस भाषा के दोहन से केवल विष ही जागृत होगा, विष ही निकलेगा। हम ऐसे समाज में रहेंगे तो क्या करेंगे? आप भाषा का स्तर उठाइए, क्योंकि भाषा व्यक्तित्व करती है। भाषा को सामान्य मत समझिएगा। हम जैसी भाषा बोलते हैं
वैसी भाषा हमें पहचान देती है, भाषा हमारे व्यक्तित्व की आइडेंटिटी है। मैं अपना ये संक्षिप्त सा वक्तव्य एक छोटी सी कहानी के साथ समाप्त कर रहा हूँ। कहानी ये है, भाषा कैसे व्यक्तित्व गढ़ती है। एक भिखारी बीच सड़क पर बैठा हुआ था, अंधा था। वहाँ से एक राजा की सवारी आ रही थी, इसको उठाना जरूरी था अंधे भिखारी को। सिपाही आया, उसने कहा बाबा उठ जाओ। उसने बुंदेली का बाबा था, बुंदेली बोलता था, वो बोले जबई तो। और सिपाही चला गया, वो बैठा रहा। उसके जाने के बाद हेड कांस्टेबल आया, उसने कहा बाबा जी राजा की सवारी आ रही, उठ जाइए। उसने कहा जबई तो, वो भी चला गया। इसके बाद एसपी महोदय आए, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट, बोले बाबा अगर तुम नहीं उठते हो तो मैं तुम्हें उठाए देता हूँ, यहाँ से राजा की सवारी गुजरना है, अच्छा है कि आप अपने आप उठ जाइए। बोले जबई तो। अब इतने में राजा भी आ गया। राजा ने कहा उसको बैठा रहने तो मैं बाजू से निकल जाता हूँ। तो उसने कहा जबई तो। अब बेचारों खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जबई तो क्या है, इससे तो पूछा जाए। तो वो सिपाही आया, बोले राजा आपने कहा था कि जबई तो। बोले आप ऐसा बोलते हो, आप इसीलिए सिपाही बने। अंधा कह रहा है। उसने कहा जब आप ऐसा ही बोलते हो तो आप हेड कांस्टेबल बने, आप ऐसा बोलते हो तो आप सुपरिटेंडेंट, आप पुलिस बने, और आप ऐसा बोलते हो तब कहीं जाकर के आप राजा बने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भाषा का कमाल होता है। न जातस्य ललाट श्रृंगो कुल प्रसूतो न च भालचंद्र यथा यथा मुंचत वाक्यवाणी तथा तथा जाति कुल प्रमाणम। दुष्ट मनुष्यों के सिर के ऊपर सींग नहीं होते, सज्जन लोगों के माथे के ऊपर चंद्रमा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे लोग वाणी बोलते हैं वैसे वैसे उनके कुल का प्रमाण ज्ञात होता जाता है। ये भाषा देती है हमें, भाषा हमें गढ़ती है, भाषा हमें बनाती है। अगर हम भाषा से भागेंगे तो हम अपने को एक दर्जा नीचा करते जाएंगे। आप भाषा की उन्नत सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आपका व्यक्तित्व उन्नत होता जाएगा। ललित निबंध आपको आमंत्रित कर रहा है। मैं परंपरा नहीं गिराना चाहता, मैं ललित निबंध की विशेषताएं नहीं बताना चाहता, क्योंकि समय कम है और इसके लिए कम से कम 5 व्याख्यानों की आवश्यकता है, तब जाकर के ललित निबंध को खोला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे मन की व्यथा के ऊपर मुझे बात करने का अवसर दिया, बहुत धन्यवाद। ये तो मुझे बहुत भीतर से पता था कि ललित की बात चलेगी तो ज्वलित तक जाएगी और ज्वलित अंदाज में जाएगी। तो आदरणीय दुबे जी ने बहुत संक्षेप में कहना चाहिए, क्योंकि ये तमाम लोग आज हमारे पास हैं, ये अपने विषय पर इन तमाम मुद्दों पर घंटों बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका विवेचन कर सकते हैं। हमारी ही कमी है कि हमारे पास समय की भी पाबंदी है और हमारे पास हमारी ग्रहणशीलता की भी सीमा है। कुछ चीज़ें जो मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था, आपने बहुत सारी बातें समेट ली, पर मैं उपाध्याय जी से कुछ इसमें जोड़ने के लिए अतिरिक्त रूप से जो ललित निबंध की विधा है उसकी जो संभावनाएं शेष है, जो अभी तक की उसकी यात्रा में आप चूँकि उसके एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं, तो आपको मतलब ये तो है कि हम जिस विधा में लिखते हैं उसको बहुत पसंद करते हैं, पर क्या हम ऐसा भी महसूस करते हैं कभी कभी कि उसमें कुछ ऐसी सीमाएं भी हैं जिनका अतिक्रमण किया जाना चाहिए? अभी श्रद्धे अग्रज दुबे जी ने विस्तार से ललित निबंध के पूरे परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कर दिया। श्रद्धे चतुर्वेदी जी भी बैठे हैं। ललित निबंध जैसी विरल विधा जिसके बारे में कम बात होती है, इसके बारे में शर्मा जी भी बैठे, कम से कम जैसा उन्होंने अनुरोध किया हम एक ऐसे सत्र आयोजित करें जिसमें ऐसी विरल विधा के ऊपर भी बातचीत हो। इसके लिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ सबसे पहले। और
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कला और ललित निबंध की विधा मैंने चुन ली, ये मेरे सामर्थ्य के बाहर की विधा थी। कहाँ आपके जैसे जो हिमालय हैं और उनके सामने मैं जैसा रेत का कण, तो मैं क्या ललित निबंध के बारे में इतने विस्तार से बात करूं। और क्योंकि मुझे लगता है कि ललित निबंध के कारण मुझे एक हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती है कि हमें कुछ सीखना चाहिए। अभी आपने जो प्रश्न किया, समय की सीमा है इसलिए बहुत संक्षेप में मैं बात करूँगा। हमारे यहाँ त्रयी है, कुबेरनाथ, आचार्य विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और विवेकी। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र के निबंधकार हैं और इन तीनों की अलग अलग शैलियाँ अलग अलग रूप से दिखते हैं। विद्यानिवास जी ने जो है वो संस्कृति को लेकर, लोक को लेकर, कला को जो है वो अपने निबंध ललित निबंध का पक्ष बनाया। विवेकी जी ने केवल विशेष रूप से लोक और भोजपुरी को केंद्रित किया, और कुबेर जी तो अनंत है, मतलब उन्होंने जो भाषा की बात श्रद्धेय दुबे जी कर रहे थे, कुबेर जी ने तो अपने निबंध जो हैं वो लिखे इसीलिए हैं ताकि उन्होंने अपनी भूमिका ही में लिखा है कि भाई मैं इसलिए ऐसी भाषा का उपयोग करता हूँ ताकि पाठक समृद्ध हो सके। और फिर जो क्रुद्ध, वो जो ललित और ज्वलित वाली बात कही, श्रीकांत जोशी जी ने ये बात कही थी मेरे निबंध संग्रह के संबंध में समीक्षा करते हुए कि ललित निबंध जो है वो ज्वलित भी होना चाहिए। तो वो ज्वलित निबंध की जो उनके सबसे पहले 4 संग्रह हैं कुबेरनाथ राय जी के, प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन और कर्णकुटी, उसकी जो भंगिमा है वो क्रुद्ध ललित की ही भंगिमा, अपने समय के साथ जो हो विद्रोह की भंगिमा है। और फिर वो जो बात कही व्यंग की, अभी की भाई ये विधा है या स्पिरिट, तो हरिशंकर परसाई उसको स्पिरिट मानते थे, फिर विधा है या नहीं है। अभी भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, प्रेम जी से पहले भी मेरी बात हुई कि जैसे फाइन ट्यूनिंग हुई है व्यंग की विदेशों में, लेम्पुनिंग क्या है, लाफ्टर क्या है, आयरनी क्या है, हमारे यहाँ इस तरह की तत्वात्मक बात जो है वो नहीं हुई, जबकि ये व्यंग का भी विषय है, ललित निबंध का भी विषय है। हरिशंकर परसाई की कहानी का निबंध आंगन में बैगन, ये उन्होंने इस सबक में विद्यानिवास मिश्र ने अपने संपादित कृति के अंदर दिया, तो उसमें तो कहीं किसी प्रकार का कोई वाद नहीं है। वो दोनों विपरीत रूप के लेखक हैं, लेकिन विद्यानिवास जी की उदारता देखिए कि आंगन में बैगन, वो कहते हैं कि ललित निबंध। ललित निबंध को कभी राजेंद्र यादव ने कहा था कि बदरिया का बच्चा है, ये नॉस्टैल्जिक है, जिस तरह से बदरिया अपने मृत बच्चे को छाती से चिपका के घूमा करती है, उस तरह से ये ललित निबंध है। उसका बड़ा गहरा प्रतिवाद किया था मैंने भी और भी सब तमाम लोगों ने। एक बात जो महत्वपूर्ण एक अपने इंटरव्यू में श्रद्धेय दुबे जी ने कही थी वो ये, और भाषा को लेकर कि ललित निबंध आजकल भाषा के छद्म के माध्यम से सांस्कृतिक प्रलाप बनता जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और ललित निबंध की विधा अपनी इसी भाषागत दुरूहता के कारण, भाषा की शोभा करने के कारण, भावों से दूर होने के कारण, यथार्थ से दूर होने के कारण ललित निबंध एक तरफा। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ कुछ ऐसा लिखा जा रहा है ललित निबंध के नाम पर, जो केवल भाषा की शोभा है, शब्दों का जो छद्म है, और वो केवल एक तरह की पच्चीकारी जिसको श्रद्धेय दुबे जी कहते हैं। अब वो इंटरव्यू है नेट के ऊपर, आप यदि पढ़े, जयप्रकाश मानस ने दिया है, तो उसके अंदर आपने बड़े विस्तार से कहा है कि भाई ललित निबंध क्या होना चाहिए, उसकी अस्मिता क्या होना चाहिए। लालित्य तत्व नाम की जब पुस्तक लिखी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तब ये ललित निबंध प्रकाश में आया, तब से ये ललित निबंध विधा चली। और उन्होंने ये कहा कि प्रकृति का जो सौंदर्य है उसके समानांतर जो मानव रचित सौंदर्य है वो ललित, जो मनुष्य अपने श्रम के माध्यम से जो रचता है वो ललित। और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी विधा है, विभिन्न प्रकार के अनुशासन इसके अंदर इकट्ठे होते हैं और विभिन्न प्रकार का ज्ञान। मैंने एक बार विद्यानिवास जी से कहा था, मैंने कहा आप कुछ नहीं लिखते, सिर्फ एक वाक्य जो आपने कहा वो लिख देते, तो आपके साहित्य की प्रतिष्ठा वही की वही रहती। उन्होंने कहा था ज्ञान की परिणति संवाद,
हम जितना ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारे अंदर ही रहा आया, और उसकी परिणति यदि संवाद के रूप में नहीं हुई तो क्या मतलब निकला? अंतरानुशासन के अंदर जो संविमर्श होता है, संवाद होता है, उसका क्या अर्थ है? हम अकेली कहानी की बात करके चले जाएं, अकेली कविता की बात करके चले जाएं, अकेली कविता की बात करके चले जाएं, एक दूसरे के साथ हमारा कोई संवाद या विमर्श न हो तो उसका क्या अर्थ? ये विमर्श हमको दिखाई देता है कुबेरनाथ राय में, ये विमर्श दिखाई देता है विद्यानिवास मिश्र में, और ये विमर्श दिखाई देता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में। समय नहीं है लेकिन मैं एक उदाहरण दूँ, उनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध है, जैसा सर ने अभी बताया, आम के मोरा गए भाई का टोपी। उसमें वो कहते हैं कि जब शिव के कोप से धनुष जो है कामदेव का टूटा तो वो रक्त जड़ित था, हीरा गिरा तो मौलसरी का फूल गिर गया, बन गया, नीलम गिरा तो वो चंपा बन गया। और फिर वो लिखते हैं कि इस तरह से वो जो बीच का भाग था वो नीचे गिरा तो मणि बन गया, मणि जो होती है वो बन गया। तो बोलते सारी चीज़ें जो हैं वो रक्त में फूल जो थे वो रक्त जो थे वो फूल में परिवर्तित होते चले गए धरती पे गिरते गिरते। और फिर वो कहते हैं स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। क्या बात है, देखिए मनोहरता की इतनी सुंदर परिभाषा हमको कहाँ मिली? मेरे मित्र हैं गोविंद गुंजन, वो उनका एक बड़ा अच्छा निबंध है, लकड़ी क्यों नहीं डूबती? लकड़ी क्यों नहीं डूबती भाई? पानी के अंदर, पानी के ऊपर आप लकड़ी डाल दो तो लकड़ी क्यों नहीं डूबती? वो लिखते हैं कि इसलिए नहीं डूबती कि पानी ने ही तो उस वृक्ष को ऊपर बढ़ाया है, उसे पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, इतना बड़ा हो गया तो सूख जाने के ऊपर यदि वो पानी में गिरा तो पानी उसको डुबो देगा। इसलिए ये जो अप्रोच है, ये जो दृष्टि है, ये ललित निबंध की, ये लालित्य की दृष्टि है। लालित्य का अर्थ वो जो मनुष्यता को लालित करे, जो शब्दों का प्रपंच न रचे, जो शब्दों की शोभा न रचे, वो जो मन के अंदर की जो मानस मूर्ति है, उस मानस मूर्ति को जो प्रत्यक्ष करे वो ललित निबंध। और मानस मूर्ति कैसे प्रत्यक्ष होती है? वेदी जी ने कहा, बोले कलाकार जो होता है वो शिला के ऊपर कोई चित्र देख करके उसका चित्र नहीं बनाता। कालिदास का भी उदाहरण दिया, मालिक प्रणय भुगतान धातु रह गई शिलाया। संजय जी उसकी कॉपी साथ में रखिए। तो वो ये कहते हैं कि कलाकार जो होता है वो पत्थर के ऊपर मूर्ति जो है वो देख करके गढ़ता नहीं है, वो मूर्ति तो उसके अंदर रहती है, मूर्ति उसके अंदर विद्यमान है। वो सिर्फ इतना करता है कि उस मूर्ति के आसपास का जो फालतू पत्थर है उसको हटा देता है और मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। यही ललित निबंध है, अंतर्मन की मूर्ति का सुंदर ज्वलित और लालित्य प्रत्यक्षीकरण और प्रस्तुतिकरण। ये आज सच में हमारी एक निजी उपलब्धि की तरह है कि हमने ललित निबंध के दो मूर्तियों को इस विधा पर इतनी समग्रता से और इतनी जिसको बोल सकते हैं कि बहुत शिद्दत से बोलते हुए हमने सुना। चूँकि समय कम है और हमारा जो आज के सत्र है ये अब समापन